नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान में एनपीएस की समाप्ति हो चुकी है, ओपीएस लागू हो चुकी है। ओपीएस से संबंधित जो विस्तृत दिशा निर्देश है, जो उसका गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस समय मैंने अपने इस चैनल पर डाला था। हालांकि बहुत ही मेहनत करके मैंने उसमें आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको ओपीएस मिलेगी, क्या क्या शर्तें रहेंगी, परंतु उस वीडियो को ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा, नज़रअंदाज करा। खैर, कोई बात नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि ओपीएस की जो शर्तें हैं, जो कि गजट नोटिफिकेशन के दौरान जारी हुए थे, उसको देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसको देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, हाल ही में एनपीएस वाले जो कर्मचारी थे जिनको ओपीएस दी गई है, उनके लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा। आज के इस वीडियो में ओपीएस से संबंधित जो नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं उससे संबंधित चर्चा करेंगे, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि नए दिशा निर्देशों में क्या है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं और करते हैं सूचना को प्रारंभ। दोस्तों, यदि 1 अप्रैल 2022 से पूर्व यदि कोई कर्मचारी रिटायर्ड हुआ है या कि उसकी मृत्यु हुई है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त की है और यदि वो ओपीएस का लाभ लेना चाहता है, क्योंकि दोस्तों 1 अप्रैल 2022 के बाद में ओपीएस लागू हुई है और उसके पहले यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है और वो भी ओपीएस का लाभ लेना चाहता है तो उसको लिए क्या करना पड़ेगा? उसको दोस्तों, उसको जो एनपीएस से जो राशि प्राप्त हुई है, एक मुश्त जो राशि प्राप्त हुई है, साथ ही पेंशन की जो राशि उसे प्राप्त हुई है, वो सारी राशि उसको राजकोष में जमा करानी होगी। साथ ही दोस्तों, जिस दिन उसको यह राशि प्राप्त हुई है, एक मुश्त राशि प्राप्त हुई थी और पेंशन मिलना प्रारंभ हुई थी, उस दिन से जब तक आप राजकोष में इस राशि को जमा करते हैं, उस दौरान की जो समयावधि है, उस समयावधि के लिए जो प्रचलित दर से जो ब्याज दर है जीपीएफ वगैरह की, उस दर से उस पर ब्याज लगेगा और वो ब्याज राशि भी आपको राजकोष में जमा करवानी पड़ेगी। उसके बाद आप ओपीएस की स्कीम है उसका फायदा लेने के हकदार हो पाएंगे, उसके लिए आप क्लेम कर पाएंगे। दिनांक 1 अप्रैल 2022 से पूर्व प्रकरणों में संबंधित कार्मिकों द्वारा एनएसडीएल पोर्टल पर क्लेम सबमिट करने पर विभाग के जिला कार्यालय द्वारा सेवानिवृत्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में यदि कोई कार्मिक ओपीएस लेना चाहता है तो दिनांक 19 मई 2022 की अधिसूचना में जो नियम थे, उन नियमों के अनुसार कार्मिक की जो समस्त समेकित पेंशन राशि है, वो सारी राशि उसे राजस्व मद में जमा करानी होगी। यदि किसी अंशदाता द्वारा स्वैच्छिक रूप से राशि जमा कराई गई हो तो भी यह राशि राजस्व मद में अधिसूचना के अनुसार जमा होगी। दोस्तों, कई कर्मचारियों ने एनपीएस में जो खुद का अंशदान होता था और राज्य सरकार का अंशदान होता था, उसके अतिरिक्त भी कुछ राशि स्वैच्छिक रूप से जमा करवाई है। तो ये जो राशि उन्होंने स्वैच्छिक रूप से जमा करवाई है, उस राशि को भी 19 मई 2022 की अधिसूचना के अनुसार राजकोष में जमा कराना होगा। और ये जो अंशदान है स्वैच्छिक रूप से जो कटवाते हैं, यदि 1 अप्रैल 2022 के बाद भी यदि आप सेवानिवृत्त हुए हैं तो भी दोस्तों, ये आपका जो स्वैच्छिक अंशदान था वो भी आपको राजकोष में जमा करवाना होगा। और जो यह राशि आप जमा करवा रहे हैं स्वैच्छिक रूप से एनपीएस में जो करवाई है आपने, उसको जो कि आप राजकोष में ये जमा हो जाएगी, तो उस राशि पर भी आपको जीपीएफ की जो प्रचलित दर पे जो ब्याज मिलता है, उस ब्याज के अनुसार ये सारी राशि भी आपको सेवानिवृत्ति के समय वापस एक मुश्त राशि के साथ मिल जाएगी। ऐसे कर्मचारी जिसकी सेवानिवृत्ति 1 अप्रैल 2022 के बाद होती है, मतलब जब पूर्ववर्ती जो राज्य सरकार थी उसने जब ओपीएस की घोषणा की या ओपीएस को लागू किया, उसके बाद यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसको निश्चित रूप से ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। और ओपीएस का ये जो लाभ दिया जाएगा उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उस पर अब चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, कर्मचारी की मृत्यु होने के प्रकरण में दोस्तों 19 मई 2022 की जो अधिसूचना है उसके अनुसरण में मृतक कर्मचारी के प्राण खाते में एनपीएस की जमा सकल कर्ज राशि जो कि डीटीओ जिलाधिकारी
कि एनपीएस बैंक खाते में प्राप्त होगी, उसमें से कर्मचारी के जो निजी अंशदान है उसको आरपीएमएफ या आरजीएचएस के हिस्से की जो नियत राशि है उसको, साथ ही यदि उसने पूर्व में कोई एनपीएस की राशि आहरित की है, जैसे 25% निकलवा लेते हैं, यदि ऐसी कोई राशि पूर्व में आहरित की है कर्मचारी ने तो उसको समायोजित किया जाएगा। समायोजित करने के बाद में जो राशि है उस पर जीपीएफ की समय समय पर जो प्रचलित ब्याज दर होती है उसके अनुसार उस राशि को कर्मचारी के मनोनीत या दावेदार व्यक्ति को एकमुश्त उसका भुगतान कर दिया जाएगा। आरजीएचएस आरपीएमएफ से संबंधित कटौती को बजट मद में एवं शेष राशि पेंशन विभाग के बजट मद 007101-000401 में जमा कराने का संपूर्ण दायित्व जिला कार्यालय का होगा। कर्मचारी की मृत्यु के कारण उत्पन्न दावों में पेंशन बजट में राशि स्थानांतरण करने से पूर्व जिलाधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना है कि मृतक कार्मिक के दावेदार या मनोनीत पेंशन योग्य है या नहीं है। मतलब यदि कोई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका मनोनीत व्यक्ति या जिसने दावा किया है पेंशन के लिए वो पेंशन योग्य है या नहीं है, इसका निर्धारण जिलाधिकारी को करना है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि जो मृतक कर्मचारी है उसके दावेदार या मनोनीत जो व्यक्ति है वो पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के योग्य नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो दावेदार है या मनोनीत व्यक्ति है मृतक कर्मचारी का, उसको एनपीएस में जो जमा है उसकी सकल कॉर्प्स जो उसकी राशि जमा है एनपीएस की वो सारी राशि एक मुश्त उसको दे दी जाएगी। फिर उसको पेंशन नहीं दी जाएगी क्योंकि उसमें कोई पेंशन योग्य नहीं है। और यदि पेंशन योग्य है परिवार में कोई दावेदार या मनोनीत व्यक्ति तो फिर उसको पेंशन नियमानुसार दी जाएगी। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के मामले में दोस्तों कर्मचारियों की सकल समेकित पेंशन धनराशि राज्य के राजस्व मद में जमा होगी, जो कि बजट मद 0071-01-800-0401 में जमा की जानी है। परंतु पीएफआरडीए द्वारा राज्य के एनपीएस अंशदाताओं की सकल कॉर्प्स राशि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में जमा नहीं कराई गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, जो एनपीएस की राशि है, आप भले ही ओपीएस में आ गए हो परंतु वो एनपीएस की राशि राज्य सरकार की जो मद है या राज्य सरकार के जो कोष है उसमें जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अधिसूचना 19 मई 2022 के अनुसरण में कार्मिक के प्राण खाते में जमा सकल कॉर्प्स राशि में से उसके निजी अंशदान की राशि की गणना कर उसमें से आरपीएमएफ या आरजीएचएस के पेटे की जो राशि है, साथ ही कर्मचारी ने जो पूर्व में एनपीएस की राशि आहरित कर ली है उसका समायोजन करते हुए जीपीएफ की समय समय पर प्रचलित ब्याज दर से ब्याज गणना करते हुए देय राशि का समायोजन किया जाएगा। तो दोस्तों जो राशि एनपीएस में जमा है वो राज्य सरकार के खाते में नहीं है, परंतु जब भी सेवानिवृत्ति होगी तो वो जो राशि है उसमें से जो कर्मचारी का अंशदान है उसमें से आरपीएमएफ या आरजीएचएस की राशि, साथ ही जो एनपीएस का विड्रॉ आपने किया है उस राशि को समायोजित किया जाएगा और जो शेष जो राशि बचती है उस राशि पर प्रचलित जो जीपीएफ दर रही है उसके अनुसार ब्याज की गणना करते हुए उसको आपको एक मुश्त दिया जाएगा समायोजित करते हुए। कर्मचारी की निजी अंशदान कटौतियों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन करने के बाद में आरपीएमएफ या आरजीएचएस की कटौतियां एवं एनपीएस में जो आपने राशि आहरित की है यदि कोई की है तो उसको जिस माह में आहरण किया है, मतलब आपने एनपीएस की राशि जिस महीने में आहरण की है, जैसे आपने 2020 में वो राशि निकाली है तो उसी महीने में उसको समायोजित किया जाएगा। ये नहीं कि आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं तब उसको घटाया जाएगा, उसी महीने में उसको समायोजित कर लिया जाएगा, मतलब वहीं पर ही घटा लिया जाएगा। और जो शेष राशि बचती है उस शेष राशि पर वो जो आपका निजी अंशदान है उस पर आपको जीपीएफ की प्रचलित दर के अनुसार आपके ब्याज की गणना होगी और उस ब्याज की गणना करके आपको राशि
दी जाएगी। इन दिशा निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित जो भी कर्मचारी है जो कि ओपीएस में अब आ गए हैं, एनपीएस से संबंधित उन कर्मचारियों के एनएसडीएल सीआरए पोर्टल पर दर्शाए गए सकल कॉर्प्स राशि की प्रविष्टि एसआईपीएफ पोर्टल पर अनिवार्य रूप से की जाएगी, जिससे कार्मिक की समायोजन योग्य राशि की गणना की जा सकेगी। उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद एसआईपीएफ पोर्टल पर निम्नानुसार परिणाम प्रदर्शित होंगे। क्या क्या आपके एसआईपीएफ पोर्टल पर दिखेंगे वो देखें। पहला है सीआरए में उपलब्ध सकल कॉर्प्स की जो राशि है वो आपको एसआईपीएफ पोर्टल में देखने को मिलेगी। इसकी व्यवस्था एसआईपीएफ पोर्टल करेगा। इसमें सीआरए द्वारा भुगतान योग्य राशि तथा एन्युटी हेतु रोकी गई राशि सभी सम्मिलित है। सीआरए पर जो भी उपलब्ध राशि है दोस्तों वो सब आपको एसआईपीएफ पोर्टल पर देखने को मिलेगी। सेवानिवृत्ति होने के दौरान मतलब एसआईपीएफ पोर्टल पर ये सब चीजें अपडेटेड होनी है। कार्मिक का स्वयं का अंशदान मय जीपीएफ दर से ब्याज, कर्मचारी ने जो स्वयं का अंशदान किया है वो सारा अंशदान आपको एसआईपीएफ पोर्टल पर देखने को मिलेगा। ये वहां पर पोर्टल पर दिखाई दे, एसआईपीएफ पोर्टल में प्रदर्शित हो, इसकी व्यवस्था एसआईपीएफ पोर्टल पर की जाएगी। निजी अंशदान की जीपीएफ दरों पर ब्याज सहित पोर्टल पर की गई गणना, जिसमें से आरपीएमएफ और आरजीएचएस एवं विड्रॉल को कम करते हुए, तो आपका जो निजी अंशदान है उसमें प्रचलित जो जीपीएफ की दर से जो ब्याज की गणना होगी वो साथ ही आरपीएमएफ और आरजीएचएस की जो राशि घटनी है या जो आपने एनपीएस की विड्रॉ राशि की है उसका जो समायोजन होता है वो समायोजन करने के बाद में आपका निजी अंशदान कितना है वो जानकारी आपको एसआईपीएफ पोर्टल में देखने को मिलेगी। आरपीएमएफ या आरजीएचएस बजट मद 834200120690 में जमा योग्य राशि क्या है ये भी आपको एसआईपीएफ पोर्टल पर दिखाई देगी। इसकी प्रविष्टि एसआईपीएफ पोर्टल पर की जाएगी। उक्त राशि की गणना पोर्टल पर की जानी है। पेंशन बजट मद में जमा योग्य राशि को भी एसआईपीएफ पोर्टल पर दर्शाया जाएगा। और ये जो पेंशन बजट मद की राशि है ये कौन सी राशि है दोस्तों? सीआरए में उपलब्ध समस्त जो आपके कॉर्प्स हैं उसमें से कार्मिक का स्वयं का अंशदान जीपीएफ की ब्याज दर के साथ ही आरपीएमएफ और आरजीएचएस के बजट में जो जमा योग्य राशि है उसको घटा देंगे तो पेंशन बजट मद की राशि उपलब्ध हो जाएगी। इसको भी दोस्तों एसआईपीएफ पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। उक्त राशि का समायोजन सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेजुएटी, लीव एनकेसमेंट आदि से एक मुश्त किया जा सकेगा। अब दोस्तों ये जो जानकारी है यहाँ पर जो मैंने आपको बताई है तालिका 1, 2, 3, 4 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसमें बिंदु क्रमांक 3 एवं 4 में अंकित राशि कार्मिक द्वारा संबंधित बजट मदों में जमा करवाई जाएगी। चूंकि सेवानिवृत्ति प्रकरणों में एनएसडीएल द्वारा एनपीएस क्लेम कार्मिक के खातों में जमा करवाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो 3 और 4 नंबर की राशि है वो कर्मचारी को संबंधित बजट मदों में जमा करवानी होगी। क्यों करवानी होगी? क्योंकि एनएसडीएल या एनपीएस के जो पैसे हैं, ये क्लेम करने वाले जो पैसे हैं वो राज्य सरकार के खाते में नहीं जाते हैं बल्कि वो कर्मचारी के खाते में जाते हैं। मृत्यु के प्रकरणों में एनएसडीएल द्वारा एनपीएस क्लेम डीटीयू के एनपीएस बैंक खातों में जमा करवाया जाता है। अतः मृत्यु प्रकरणों में उपर्युक्त तालिका के बिंदु 3 एवं 4 में अंकित राशियों डीटीओ द्वारा संबंधित बजट मदों में जमा करवाई जाएगी। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में दोस्तों सीआरए एनएसडीएल द्वारा जो राशि होती है कर्मचारी की वो डीटीओ मतलब विभागीय जो जिलाधिकारी होता है उसके खाते में जमा करवाई जाती है। तो फिर 3 और 4 नंबर की जो राशियां हैं वो डीटीओ द्वारा मतलब जो विभागीय जिलाधिकारी होता है उसके द्वारा संबंधित बजट मदों में जमा करवाई जाएगी। 1/4/22 के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे कार्मिक जिन्हें पेंशन विभाग द्वारा सेवा उपादान मतलब ग्रेचुइटी और पीएल के नगद भुगतान की राशि का भुगतान नहीं किया गया है उन कार्मिकों से दावा प्रस्तुति के समय सहमति पत्र जो कि संलग्न है, यहाँ पर मैं उसको भी आपको बताऊंगा कि वो कौन सा सहमति पत्र है जो आपको देना है। वो सहमति पत्र आपको देना है अपना जो सेवानिवृत्ति का जो दावा आप प्रस्तुत करेंगे उसके साथ में। किसको देंगे? ये आहरण वितरण अधिकारी को देंगे। आहरण वितरण अधिकारी इसको आगे प्रेषित करेगा, जिसमें कार्मिक से सहमति प्राप्त की जाएगी कि वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19 मई 2022 के अनुसरण में एनपीएस की जो राशि राजकोष में जमा होनी अपेक्षित है के संबंध में संबंधित कार्मिक को देय ग्रेच्युटी
कम्यूटेशन, लीव एनकेसमेंट आदि की राशि से समायोजन किए जाने के संबंध में अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को एक सहमति पत्र देना पड़ेगा। चूँकि CRA-NSDL की जो राशि है सीधे आपके खाते में आएगी, राज्य सरकार के खाते में नहीं आएगी, तो उस राशि को संबंधित मदों में जमा करवाने के लिए आपको एक सहमति पत्र देना पड़ेगा, जिसमें आपसे यह सहमति ली जाएगी। ये देखें दोस्तों, यह है ऐसा सहमति पत्र, इसमें आपको यह सहमति देनी पड़ेगी। मैं पूर्व में राज्य सरकार द्वारा घोषित NPS का अंशदाता था। मैं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19 मई 2022 की पालना में NPS अंशदाताओं के लिए लागू ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लाभ लेना चाहता हूं। यह सहमति आपको देनी है। दूसरी सहमति क्या होगी? मैं राज्य सरकार द्वारा NPS के स्थान पर OPS लागू किए जाने के फलस्वरूप अंशदाता द्वारा राजकोष में जमा करवाई जाने योग्य राशि के संबंध में समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं नियमों के बारे में अपनी सहमति प्रदान करता हूं। मैं राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19 मई 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार को देय राशि के शेष रहने पर सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाली ग्रेच्युटी एवं शेष उपार्जित अवकाशों के नकदीकरण की राशि से समायोजन किए जाने की सहमति प्रदान करता हूं या करती हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि राज्य सरकार को जो देय राशि है जिसके आधार पर आपको पेंशन मिलनी है, जो कि राशि CRA-NSDL से आपको यहाँ पर जमा होनी है, यदि वो राशि जमा नहीं होती है राजकोष में, तो इस केस में आपको यह सहमति देनी है कि सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाली आपकी ग्रेच्युटी, आपके PL के नगद भुगतान आदि से उस राशि को समायोजित कर लिया जाए। मेरे द्वारा राज्य सरकार को देय राशि सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाली ग्रेच्युटी एवं शेष उपार्जित अवकाशों के नकदीकरण राशि से समायोजन के पश्चात भी यदि शेष रह जाती है तो मैं उक्त राशि राजकोष में जमा करवाने की सहमति प्रदान करता हूं। यहाँ पर दोस्तों सभी प्रकार से आपसे सहमति ले ली है, मतलब कोई भी राशि यदि शेष रहती है तो वह आपके PL और आपकी ग्रेच्युटी से भी ली जा सकती है। वैसे ऐसा होगा नहीं दोस्तों, CRA-NSDL की जो राशि होगी वो राशि इतनी पर्याप्त रूप से राशि होने वाली है कि आपके PL और ग्रेच्युटी से कोई राशि काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति 1 अप्रैल 2022 के बाद हुई है और ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जिन्हें पेंशन विभाग द्वारा ग्रेच्युटी दे दी गई है, PL का नगद भुगतान भी कर दिया गया है, तो उनके दावे CRA-NSDL पर फॉरवर्ड करने से पहले SIPF कार्यालय को ऐसे कर्मचारियों की जमा करने योग्य राशि को पेंशन बजट मद में जमा करवाना सुनिश्चित करना है। इसके संबंध में SIPF कार्यालय SIPF पोर्टल पर उपलब्ध यूटिलिटी कॉर्प्स को अपडेट करते हुए कर्मचारी की प्रथम कटौती से अंतिम कटौती तक की संपूर्ण लेजर अपडेट करनी है और इस राशि को बजट मद में जमा करवाने की सूचना पोर्टल पर उपलब्ध करवानी है। इसके बाद कर्मचारी से बजट मद में जमा होने का प्रमाण पत्र लेना है। इसके बाद ही SIPF ऑफिस या SIPF कार्यालय कर्मचारी के दावे को NSDL पोर्टल पर आगे प्रेषित करेगा। कार्मिक द्वारा प्रस्तुत दावे का समुचित परीक्षण विभाग के जिला कार्यालय स्तर पर किया जाएगा। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19 मई 2022 के अनुसार NPS कार्प्स राशि का नियमानुसार समायोजन होने के पश्चात ही दावा जिला कार्यालय द्वारा NSDL को भुगतान हेतु अग्रेसित किया जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड किया जाएगा। दिनांक 1 अप्रैल 2022 एवं उसके पश्चात सेवानिवृत्ति के ऐसे प्रकरण जिनका निस्तारण राज्य सरकार के आदेश जारी होने से पूर्व अर्थात पश्चात किया जाकर उनकी संपूर्ण कार्प्स राशि पेंशन विभाग के बजट मद 00710180000401 में जमा करवा दी गई हो, तो ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु बिंदु संख्या 5 के अनुसार संभागीय अधिकारी की अनुशंसा सहित मुख्यालय को भिजवाई जावे, ताकि कार्मिक की NPS में जमा निजी अंशदान राशि का भुगतान सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरांत किया जा सके। NPS आंशिक आहरण की प्रविष्टि SIPF पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करना है। SIPF डिपार्टमेंट को कार्मिक द्वारा आहरित
आंशिक आहरण पुनः जीपीएफ 2004 मद में जमा करवा दिया गया हो तो उसका भुगतान कार्मिक को या उसके मनोनीत को जीपीएफ 2004 की मद से किया जाएगा। ऐसे कार्मिक जो 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं अथवा जिनके द्वारा सेवा से त्यागपत्र दे दिया गया है, ऐसे कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 के अंतर्गत सेवा उपादान नियमानुसार देय होने पर ही सेवा उपादान राशि का भुगतान किया जाएगा। 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त होने एवं सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सेवा उपादान जिसे कि ग्रेच्युटी कहते हैं वह देय नहीं है। ऐसे कार्मिकों का राज्य सरकार द्वारा पीएफआरडीए में जमा करवाए गए राजकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित रिटर्न के बराबर राशि राजकोष में जमा करवाने पर उनके दावे एनएसडीएल पोर्टल पर प्रस्तुत किए जा सकेंगे। यदि कार्मिक द्वारा राज्य सरकार के हिस्से की राशि में से भी एनपीएस ट्रस्ट से कोई राशि प्रत्याहरित कर ली है तो उस राशि को भी जमा किया जाएगा। यदि कर्मचारी ने राज्य सरकार के हिस्से की राशि भी निकलवा ली है किसी प्रकार से एनपीएस से तो उस राशि को भी वापस जमा करवाया जाएगा। राशि जमा होने के प्रमाणीकरण की सूचना आईएफएमएस 3.0 से जोड़े जाने का प्रावधान किया जाएगा। जब तक यह प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक विभाग द्वारा पेंशन विभाग को इस संबंध में सूचना प्रेषित की जाएगी। दोस्तों, यदि 31 अक्टूबर 2011 तक की किसी राशि को एनएसडीएल पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है तो ऐसी राशि का समायोजन बजट मद में किया जाना है। 1 नवंबर 2011 से 31 मार्च 2022 तक भी यदि कोई राशि एनएसडीएल पोर्टल पर जमा नहीं हुई है तो ऐसी राशि का भी समायोजन बजट मद में मुख्यालय स्तर से होना है। तो दोस्तों, ये थे नवीनतम दिशा निर्देश एनपीएस ओपीएस को जाने वाले कर्मचारियों से संबंधित जो कि निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग ने निकाले हैं। आशा है दोस्तों इसके माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से आपको ओपीएस दी जाएगी और क्या क्या तैयारियां एसआईपीएफ विभाग करके रखेगा। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।